So let's start. आज का हमारा जो प्रोग्राम है, स्पेशली हमारा ओएसएस में एक सामर्थ्य करके प्रोजेक्ट है, एंड फॉर दैट हम लोग वुमेन और गर्ल्स के डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, जिसमें हम गर्ल्स की फाइनेंशियल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं. सो वी आर रनिंग अ प्रोग्राम नेम सामर्थ्य, एंड एज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट हमने ये स्पेशल ऑनलाइन सीरीज शुरू की है, जिसमें कि वर्ल्ड की और इंडिया की जो बेस्ट वुमेन है, जो इंडिया को लीड कर रही है, या जो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, ऐसे सारे वुमेन को हम इनवाइट करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम यू. सो आप हमारे फर्स्ट चीफ गेस्ट हो इस सीरीज के, और आपने हमें बहुत इंस्पायर किया है. आपकी स्टोरी वंडरफुल है, बहुत ही अमेजिंग है और इंस्पायरिंग है. मैं ऑडियंस को भी उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले हम लोग हमारा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज आत्मजा, और मैं ओएसएस के साथ पिछले 7-8 इयर्स से कनेक्टेड हूँ, जब मैं 14 साल की थी. एंड हम लोग यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं स्पेसिफिकली. वी आर वेरी ग्लैड टू होस्ट यू टुडे. यस, आई एम अवधि. मेरा नाम अवधि है, और मैं ओएसिस के साथ 3-4 साल से जुड़ी हूँ, और यूथ्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स है, यूथ्स के बहुत सारे कैंप्स हैं, ओएसिस की स्पेशल फेलोशिप है, उसके थ्रू मैं जुड़ी हूँ. और अब इतना ये काम इतना अच्छा लगने लगा है कि सोसाइटी के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना इतना पसंद आने लगा है कि वी हैव थॉट कि हमें ये काम को आगे लेके जाना है, और हमें समाज के लिए बहुत सारा काम करना है. बहुत अच्छा. ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था. यस. और आज हमारे साथ हमारी टीम में हमारे फ्रेंड हर्ष है, और बेसिकली हम तीनों यूथ्स है, और हम तीनों ये मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, एंड ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम ऐसे किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ हम पहली बार कुछ होस्ट कर रहे हैं. वी आर सो ग्लैड कि हमें ये मौका मिला. यस. एंड हमारे दूसरे मेंबर शिवा दीदी है, जिनकी आपके साथ बात भी हुई है. वी वुड लाइक टू थैंक हर कि उन्होंने हमें ये इतनी अच्छी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ बातचीत कर पाए. यस. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ. और सबसे पहले तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर आप सब लोगों को, और जो भी सुन रही है महिलाएं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ. इसके साथ साथ पुरुषों को भी हमारे साथ गोविंद जी जुड़े ही है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों मिलके ही पूरा चक्र बनता है, अकेले से नहीं बनता है. तो महिलाओं के एम्पावरमेंट होना, तो उसमें पुरुषों की भी बहुत जरूरत है, और पुरुषों के एम्पावरमेंट में स्त्रियों का भी बहुत बहुत रोल रहता है. तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो महिला दिन. और साथ साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन में आप लोगों से बात कर रही हूँ, और युवा से बात कर रही हूँ. और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ आज के दिन. एक्चुअली मैंने कुछ बताने के बजाय, क्योंकि बहुत समय बदल गया है, और आप लोगों से बात करके मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मुझसे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, पर मैं जरूर अपनी बैटरी चार्ज करके जाने वाली हूँ. और आप लोगों जैसे ही मेरा मन हमेशा युवावस्था में रहे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ. ये मौका देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते. हम भी आपको प्रार्थना करते हैं. थैंक यू सो मच. एक्चुअली तो आपने हमें इंस्पायर कर दिया, आपने जो भी कहा, और हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है. यस. स्पेशली रानी जी, आपका हम स्वागत करते हैं, और आपके बारे में हमारे जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि आप एक्चुअली क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से आप इस देश के लिए एक प्राउड है. सबसे पहले तो मुझे ऑडियंस को ये बताना है कि रानी जी पिछले 32 इयर्स से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में काम कर रहे हैं,
एंड स्पेशली एक सोशल एक्टिविस्ट है, रिसर्च वर्किंग कर रहे हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्पेशली रानी जी और उनके हस्बैंड अभय जी, ये दोनों ही कपल पिछले 32 इयर्स से महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एंड इम्पोर्टेंटली ये ऐसा एरिया है जहाँ पे 60% फॉरेस्ट रीजन और 80% ऑफ दी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन। इट इज नॉट इजी कि हम हमारे लाइफ के 32 साल किसी ऐसे एरिया में थे जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई कन्वेंस की फैसिलिटी नहीं है, और जो मौज मस्ती की हम आज के जमाने में बात करते वो तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट इज वेरी रिमार्केबल काम जो आपने किया है। सेकेंड की इन्फेंट मॉर्टालिटी के लिए रानी जी और उनके हस्बैंड ने काफी ज्यादा एफर्ट्स दिए हैं। सो पूरे इंडिया के जो भी इंडिया और इनफैक्ट वर्ल्ड के जो पुअरेस्ट रीजन्स है जहाँ पे काफी गरीब है, वहाँ के जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स है उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये पूरा काम जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम जिन्होंने शुरू किया था वो रानी जी और अभय जी है। और उन्हीं की वजह से शायद हम बोलते हैं ना कि कम्युनिटी में कुछ बदलाव आ रहा है, जो शायद हम यहाँ पे सिटी में बैठ के नहीं जान सकते कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आके वो ये कर रहे हैं। एंड इस आगे बढ़ते हुए यूनिसेफ और WHO ने भी इनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया है, और इनकी जो भी रिसर्च है, जो आइडियाज है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड इस पे काम चल रहा है, स्पेसिफिकली अफ्रीका के कुछ रीजन्स में। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि जो रानी जी है वो फर्स्ट फीमेल यानी फर्स्ट गायनोकोलॉजिस्ट थी डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में। सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया का फोर्थ सिविलाइज जो अवार्ड है दैट इज पद्मश्री अवार्ड और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के सारे और मोर देन 70 अवार्ड्स जिनको मिले हैं। सो रानी जी और अभय जी ने ऐसा काम किया है कि हमें इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम आज उनके साथ बात कर पा रहे हैं। एंड सो वी आर सो ग्रेटफुल टुडे कि हम उनके बारे में आपको बता पा रहे हैं। एंड यस, सो ये काफी छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और भी बहुत कुछ रानी जी ने किया है जो आप सब लोग इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे और बहुत सारी वेबसाइट्स पे स्टडी कर सकते हो, जिसमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है कि उनको कौन सी चीज से बहुत मोटिवेशन मिला, क्या अफेक्ट हुआ उनकी लाइफ को, सो दैट वी कैन स्टडी ऑन इंटरनेट। लेकिन आज की जो हमारी बातचीत है उसमें हम चाहते हैं कि हमें जो इंटरनेट पे है उस पे नहीं जानना है, लेकिन हम थोड़ा आपको एज ए फैमिली मेंबर जानना चाहते हैं। तो हम थोड़ी इनफॉर्मल बातें भी आपसे करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमें इंटरनेट पे नहीं मिले। सो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, पर आज तो हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिससे हम आपको पर्सनली ज्यादा जान पाए। यस, बिल्कुल सो आपको बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो शुरू करने से पहले सभी दोस्त के लिए जिन भी दोस्तों के दिमाग में सबको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको बहुत करीबी से जानना है, तो आई थिंक जितने भी फ्रेंड्स के क्वेश्चन हैं आई वुड रिक्वेस्ट सब दोस्त अपना क्वेश्चंस लिख के रखे, और लास्ट में हमारा स्पेशल ऑडियंस का क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उसमें सब दोस्त पूछ सकते हैं। सो अब हम शुरू करना चाहेंगे। सो क्वेश्चन आंसर राउंड है, एंड ऑडियंस को बताने के लिए कि रानी जी ने हमें स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि हम उन्हें क्वेश्चंस पूछे, वो डायरेक्टली हमें अपनी जैसे कि बाकी सारे गेस्ट होते हैं जो आके अपनी स्टोरी बताए, वैसा नहीं है। सो हम उन्हें क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और ऑडियंस भी अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं,
जो हम लास्ट में एड्रेस करेंगे। सो फर्स्ट इज कि रानी जी, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, आपने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो सबको पता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी लाइफ की पर्सनल 3 अचीवमेंट्स क्या है, जो आपको पर्सनली लगती है कि यार ये मैंने किया ना, तो मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ अचीव किया है। सो व्हाट आर दोस 3 अचीवमेंट्स? पहली बात तो मुझे लगता है कि जब हम लोग अमेरिका से वापस आए थे 1983-84 में, उस समय भोपाल में वो MIC गैस का लीकेज हुआ था और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। और उस समय मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मेरे पति जो है डॉक्टर अभय बंग, वो दूसरे ही दिन वहां थे और मैं चौथे दिन वहां थी। और वहां फिर मैंने डिलीवरी होते तक मैं हमेशा जाती थी, उसके बाद भी गई। और वहां मैंने महिलाओं के साथ में काफी काम किया, और खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जिनको MIC गैस से अफेक्टेड थी। और वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही अलग अनुभव था। पर उसके साथ साथ जब कॉम्पेंसेशन की बात आई, तो एक्चुअली उस समय बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स वहां गए थे, भारत से, विदेश से, गवर्नमेंट के लोग थे। पर सुप्रीम कोर्ट से मुझे स्पेशली थैंक्स का लेटर आया कि मैंने जितने भी पेशेंट देखे थे उन सबको 100% सबको कॉम्पेंसेशन मिला। और इसका कारण ये था कि मेरी पहले से आदत थी कि मैं जो नोट्स लिखती हूँ, मेडिकल नोट्स, तो मैं काफी डिटेल में लिखती हूँ। और मेरे फाइंडिंग्स, कंप्लेंट्स क्या है, कब से है, डायग्नोसिस क्या है। और इसका क्रेडिट तो मैं मेरे पिताजी को देना चाहती हूँ। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, बहुत फेमस डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। और बाकी लोग बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, पर उनके इसमें ना डेट थी, ना कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन था, ना डायग्नोसिस था। तो बहुत सारों के कॉम्पेंसेशन जिनका एक्चुअली सफरिंग हुआ था, डेथ हुई थी, वो रिजेक्ट हो गए। और मैंने जिनको देखा उन सबको कॉम्पेंसेशन मिला। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी एक आदत, कई बार लोग हंसते थे मुझे, मेडिकल कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स या बाकी लोग, हमारे टीचर्स कहते थे कितना डिटेल में लिखती हो तुम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर एक अच्छी आदत आपने डाल ली तो उसका फायदा कैसे हो सकता है, ये मैंने देखा। तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, गढ़चिरौली जिला ये नक्सल अफेक्टेड जिला है। और हम लोग जब यहाँ आए तो हम इस जिले में हम जिस तालुका में ज्यादा काम करते रहते हैं, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नक्सलाइट एक्टिविटीज होती थी। पर नक्सलाइट्स ने हम लोगों को कभी तंग नहीं किया था। पर एक बार ऐसा हुआ था कि बल्कि वो इनडायरेक्टली अच्छा काम कर रहे करके लोगों में बताते थे कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर अभय बंग यहाँ नहीं थे भारत में, और मुझे उनकी ओर से संदेशा आया। हमारा एक हेल्थ वर्कर जो ट्राइबल ही था, तो उसके थ्रू संदेशा आया कि वो मुझे जंगल में मिलना चाहते हैं अकेले। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं तो उनसे मिलने नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो लोग इलीगल काम करते हैं और मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। उनको मिलना हो तो वो मुझे खुल्लम खुल्ला आके मिले। पर वो बहुत फोर्स कर रहे थे, और अल्टीमेटली हमारा जो वर्कर था वो एक दिन आया और इतना रोने लगा कि मैडम आप चलिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। उन्होंने उसको थ्रेटन किया कि तुम मैडम को लेके आओ, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। तो इसलिए बाकी कुछ अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और हमारे एक बहुत सीनियर वर्कर है जो हमारे बहुत ही करीब है, उनको लेके उन्होंने जिस जगह पे मुझे बताया था जंगल में आने के लिए, बहुत घना जंगल है गढ़चिरौली का, वहां मैं गई। और रास्ते में एक जगह पे हम लोगों को एक यंग लड़के ने, करीब 24-25 साल का था, उसने रोका और सिविलियन ड्रेस में ही था, और उसने कहा कि लाल सलाम। तो मेरी ध्यान में आया कि लाल सलाम ये उन्हीं के लोग कहते हैं, दैट्स द वे टू ग्रीट। तो
मैंने उसको पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं इस एरिया का कमांडर हूँ। और फिर उसने कहा मैडम उतरिए यहाँ। और फिर वहां मैंने देखा कि हमारा जो गांव का वर्कर है वो और उसका और एक साथी वहां खड़े थे। और फिर उस लड़के को मैंने कहा, वो कमांडर को, कि क्या काम है, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? तो वो बोला कि नहीं, यहाँ नहीं, हम थोड़ा अंदर जाके ठीक से बैठ के बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब आई हूँ तो बात करती हूँ। तो मेरे साथ मेरे कलीग आने लगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको नहीं आना है, आप अकेले को आना है। तो फिर वो मुझे करीब एक आधा किलोमीटर अंदर जंगल में लेके गए। और फिर एक जगह हम लोग बैठे। उसको बहुत संकोच हो रहा था कि आप इतनी बड़ी डॉक्टर है और आपको मैं जमीन पे बैठने के लिए कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं होता है, मैं घर पे भी फर्शी पे बैठती हूँ और कुछ नहीं होता है, पर मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो उसने मुझे कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है, हमको टैक्स चाहिए। तो टैक्स यानी एक्सट्रैक्शन मनी जो रहता है वो। तो पहले मुझे पता था कि वो लोग काफी लोगों से टैक्स वसूल करते हैं, पर हमसे कभी मांगा नहीं था। तो मैंने, जैसे उसने टैक्स कहा, तो मैंने उसको कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, हम किसी भी हालत में टैक्स नहीं देंगे। और फिर मैंने कहा कि क्यों हम तुम्हें टैक्स देंगे, हम तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। फिर उन्होंने मुझे दूसरे एक एनजीओ का उदाहरण दिया जो हमारे जिले में काम करते हैं, काफी प्रसिद्ध है, कि वो तो हमें टैक्स देते हैं। मैंने कहा वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं तो इलीगल काम नहीं करने वाले हूँ, तुमको जो करना है सो करो। तो फिर उसने मुझे कहा कि फिर आप हमको मेडिसिन दीजिए, पैसा नहीं दोगे तो। मैंने कहा नहीं, मेडिसिन भी नहीं दूंगी, मेरी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है। फिर उसने कहा कि हमको कुछ सलाइन बॉटल्स दीजिए। मैंने कहा वो भी हम नहीं देंगे। फिर आखिरी में उसने कहा कि हमें कभी जरूरत पड़ी तो आप आपका मोबाइल जो ये है, एम्बुलेंस जो है, वो हमें दीजिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ही नहीं देंगे, हमारी एम्बुलेंस जो है वो गरीब आदिवासियों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर मैंने कहा कि बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो हर समय उस एनजीओ का मुझे उदाहरण देता था। तो फिर मैंने कहा कि तुमको जो करना है सो करो, तुम तुम्हारे ऊपर वालों को बताओ कि मैडम बिल्कुल कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। आई वॉज वेरी फर्म, पता नहीं इतनी ताकत मुझ में कहाँ से आई। तो फिर उसने मुझे तुरंत, वो बैठा था और उसके पैंट के इसमें पिस्तौल थी, वो थोड़ी पिस्तौल उसने बाहर निकाली और मुझे पूछा कि, मैंने देखना चाहिए इसलिए, और मुझे पूछा कि मैडम आप नहीं कह रहे, आपको मरने का डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा नहीं, नहीं डर लगता है मरने का। तो उसने कहा कि क्यों नहीं लगता है? तो मैंने कहा कि मैं जिस क्षण पे पैदा हुई उसी क्षण, उसी मोमेंट तय हो गया था कि मैं कभी ना कभी मरने वाली हूँ। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, तो मैं क्यों मरने से डरूं? तो मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ मरने से। तो फिर उसने कहा कि आप तो बिल्कुल हमारी जैसी है, हम भी मृत्यु से डरते नहीं हैं। तो मैंने कहा देखो, ऐसी बातें मत कहो, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। मैंने कहा तुम हाथ में पिस्तौल लेके, गन लेके तुम कहते हो कि हमको मृत्यु से भय नहीं है। मेरे पास में गन नहीं है, पिस्तौल नहीं है, पर मेरे पास में गांधी जी की अहिंसा की और सत्य की ताकत है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये मेरे प्रिंसिपल से, उसकी ताकत मेरे साथ है, और इसलिए मैं मरने से नहीं डरती। तो वो इतना, उसको बहुत खराब लग रहा था। वो बार बार फिर मुझे कह रहा था कि नहीं मैडम, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप बहुत अच्छा काम करती है, मैं क्या करूँ, पर मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आए हैं और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने कहा ऊपर से ऑर्डर आए हैं तो तुम इन्फॉर्म कर देना उनको कि मैं नहीं दे करने वाली हूँ। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम क्या पढ़े हो? तो वो बोला कि मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। मैंने कहा तुम मेडिकल डॉक्टर हो? तो बोला नहीं, मैं चौथी पास हूँ, पर मुझे पूरा सब कुछ ज्ञात है, एक्सरे निकालना, एंटी रेबीज से एंटी स्नेक वेनम देना और बंदूक की गोली निकालना वगैरह वगैरह सब कुछ। तो मैंने कहा कि देखो, तुम लोग मुझे इस तरह से पैसा मांगोगे, तुम ऊपर वालों से बताओ तुम्हारे
कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम लोग दोनों भी पति पत्नी इतने पढ़े हुए हैं कि हम पूरा हॉस्पिटल बंद कर डालेंगे, काम बंद करेंगे। हम यहाँ इसलिए आए आदिवासियों की सेवा करने के लिए कि गरीब आदिवासियों को बाकी सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा, इसलिए हम उनकी मदद करने के लिए आए हैं, तो हम बंद कर देंगे। और देखो तुम सोचो तुम्हारे लोगों का क्या होगा। और मैंने कहा कि तुमको कौन सा पुरुषार्थ लग रहा है कि वो गरीब आदिवासी कार्यकर्ता तुम्हारे जैसा ही यूथ है और वो इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो। मैंने कहा इतना तुम में जुनून है तो अच्छे काम के लिए उसका इस्तेमाल करो, डराने धमकाने के लिए, मारने के लिए इस्तेमाल मत करना। तो फिर वो बहुत बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, बार बार मुझे सॉरी कह रहा था। उसके बाद हम लोग वापस आ गए और फिर वो मुझे बार बार जता रहा था कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। उसके बाद करीब 10-15 दिन के बाद में एक छोटा आदिवासी लड़का 10-12 साल का एक चिट्ठी लेके आया, खत लेके आया मेरे पास में। उस समय डॉक्टर बंग भी थे घर में, और वो चिट्ठी जो थी हिंदी में थी, बहुत शुद्ध हिंदी थी, बहुत सुंदर हस्ताक्षर थे, और वो उनके जो टॉप मोस्ट मैन हैं इस पूरी मूवमेंट के भारत में, उन्होंने मेरे नाम से लिखी हुई चिट्ठी थी। और उस चिट्ठी में ऐसा था कि आदरणीय बंग मैडम, सादर प्रणाम, आपकी स्पष्टवादिता से हम बहुत प्रभावित हुए हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप भी सामाजिक काम करती है, हम भी सामाजिक काम करते हैं, भले ही हमारे तरीके अलग है, पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने आपसे इस तरह पैसा मांगा, दवाइयाँ मांगी, हमको प्लीज माफ कीजिए, आइंदा से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और आप बिल्कुल खुले दिल से, खुले मन से, बिना डरे हुए आप अपना जो काम इतना अच्छा कर रही है हमारे जिले में, वो काम, अपनी संस्था का काम शुरू रखिए, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है वो चिट्ठी पढ़ने के बाद में मुझे और मेरे पति, हम दोनों को भी लगा कि एक तो दो चीजें लगी। एक तो मुझे लगा कि ये लोग जो खून खराबा करते हैं, हम उनको अतिरेकी कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, पर इनमें भी दिल है, इनमें भी इंसानियत है, और उसको हमने सलाम करना चाहिए। तो वो मुझे, और उन्होंने माफी मांगी, तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छी, मुझे क्या बोलना चाहिए कि इट वॉज अ रे ऑफ होप कि दुनिया में सब कुछ इतना बुरा नहीं है। नहीं तो हमें सब कुछ बुरा बुरा, ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, यहाँ गंदगी है, लोग ऐसे वैसे, भ्रष्टाचार है, सब अंधेरा ही दिखता है। पर अंधेरे में एक छोटा सा उजाले की, सूरज की किरण आ सकती है, ये मुझे देख के लगा। और दूसरी बात मुझे लगा कि हम कितना डरते हैं। और उस दिन मैं निर्भय बनी, इसलिए मैंने उनका विरोध किया। उस दिन मैं थोड़ी भी झुकती थी, डरती थी, तो वो मुझे छोड़ते नहीं थे। और एक बार झुक गए तो फिर उनका तो क्या, फिर एक्सट्रैक्शन शुरू ही होता है, और हमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मुझे लगता है कि ये ताकत, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं कोई अलग से कुछ मैंने किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ऑर्डिनरी औरत हूँ। और पर उस समय मेरे मन में जो अपने जो बड़े लोग रहते हैं, जैसे गांधी जी, विनोबा जी है, भगवान ईश्वर पे मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं कर्मकांड नहीं करती हूँ, पर मेरी श्रद्धा है कि अच्छे के लिए भगवान है। तो उस समय मुझे जो अंदर से मेरा डर निकल गया, और मुझे लगा कि हम भय के खातिर कितनी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। और खासकर औरतें हमेशा डर डर के रहती है। आज काम के कारण, पढ़ाई के कारण, करियर के कारण हम लोगों को अकेले घूमना पड़ता है। तो कितना डर के सहमे हुए हम लोग रहते हैं। तो ये बहुत काल्पनिक है, डर निकाल देना चाहिए, जो होगा सो होगा, पर क्यों हम डर के रहे। तो वो एक सीख मुझे उसमें से मिली
और मुझे लगा कि ये मैं कर सकती हूँ तो ये सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। तो वो एक दूसरा प्रसंग है कि जिसमें मुझे लगता है कि मेरे मन को अब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें से। और तीसरी बात जिसका मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है वो है अभी 5-6 साल पहले की बात है। गोवा के एक मैजिस्ट्रेट ने मुझे ईमेल भेजा कि गडचोली की कुछ माइनर लड़कियों को उन्होंने गोवा में सेक्स रैकेटिंग में पकड़ा और वहाँ सेक्स वर्कर करके पकड़ा। और उन लड़कियों को उन्होंने एक शेल्टर होम में रखा था। और उन लड़कियों ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप प्लीज वेरीफाई करके बताइए कि ये सच है क्या। तब तक क्या होता था कि गढ़चिरौली जिले में हमेशा हम सुनते थे कि आदिवासी लड़कियां गायब हुई है, कोई गैर आदिवासी लड़की गायब हुई है। और लोग ऐसा सोचते थे कि ये लड़कियां जब गायब होती है तो मोस्टली वो नक्सलाइट लोगों के साथ चली गई है, नक्सलाइट उनको लेके गए। पर इन लड़कियों के बारे में जब मैंने जानकारी लेना शुरू किया तो एक बहुत भयानक बात मेरे सामने आई कि उस समय जो आंकड़ा था 80 लड़कियां गायब थी हमारे इसमें, पुलिस रिकॉर्ड में था। और इनमें से कई सारी लड़कियां, जैसे जिन लड़कियों को पकड़ा उनको तो घर वालों ने कंप्लेंट भी नहीं की थी। तो देयर वर सो मेनी गर्ल्स who were missing but the complaint was not lodged because parents were afraid, या पुलिस से डर लगता है, या कैसे जाए, कहाँ जाए, किसके पास जाए। तो मेरे ध्यान में आया कि बहुत बड़ा सेक्स रैकेट गढ़चिरौली में चलता है। और गढ़चिरौली की जो लड़कियां हैं, यूथ, तो उन लोगों को बाहर हम नौकरी दिलाएंगे, बाहर काम दिलाएंगे इस बहाने से, या कभी हम शादी करेंगे, इस तरह से उनको बहका के उनको भगाया ले जाता था। और इन लड़कियों को जब हमने ट्रेस किया तो पता चला कि सिर्फ गोवा में ही नहीं तो नागपुर, चंद्रपुर, हैदराबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कहाँ कहाँ इन लड़कियों को लेके गए थे। और फिर हम लोगों ने उनको छुड़ाने की बहुत कोशिश की। और फिर मुझे उन लड़कियों ने जिनको छुड़ाया, उन लड़कियों ने मुझे काफी डिटेल्स बताई कि ऐसे ऐसे हम, जब मैं उनसे बात कर रही थी कि ये ट्रैफिकर है, ये ट्रैफिकर है, और हमारे जिले के भी थे, नागपुर के भी थे, चंद्रपुर के भी थे, बाहर के भी थे। तो फिर उनके घर वाले कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने एसपी से कहा कि मैं खुद एफआईआर लॉन्च करती हूँ इन कल्प्रिट्स के अगेंस्ट। तो एसपी ने मुझे बहुत परस्यूट करने की कोशिश की। बहुत अच्छे इंसान थे वो, पर उनको ऐसा लगा कि इस ट्रैफिकिंग में जो लोग जुड़े हुए रहते हैं बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, और आप इसमें एफआईआर लॉन्च करेगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूँ और उनको न्याय मिलना चाहिए और ये कहीं तो भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि आज इन लोगों को हमने छुड़ा के लाया, पर ये चलते ही रहा तो आगे और लड़कियां ट्रैप हो सकती है। और मैंने एफआईआर लॉन्च किया और 2 साल तक केस चली गढ़चिरौली के कोर्ट में। बहुत मजेदार अनुभव था। मैं डॉक्टर हूँ पर मुझे लीगल मैटर में काफी इंटरेस्ट है, मैं पढ़ती भी हूँ। और उनमें से 2 लड़कियां हॉस्टाइल भी हो गई, पर बाकी लड़कियां फर्म थी और मैंने केस जीत लिया। और उसके बाद वो लोग थे जो काफी पैसे वाले सब रहते एजेंट्स लोग, वो लोग हाई कोर्ट में गए, पिटिशन, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन किया। फिर वहां भी मैंने सब छोड़ छाड़ के मैं उसमें गिरी और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वो केस जीत गई हाई कोर्ट में भी। और आज उस गैंग के बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और वो सब बिहाइंड द बार से जेल में है, अंदर है। और इस कारण से एक जागृति, एक चेतना भी हमारे जिले में आई, आजू बाजू के लोगों में आई। इसके बाद कभी कोई लड़की लापता होती है तो लोग अब मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि मैडम हमें आपकी मदद चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो, किसी गांव वालों को ऐसे ध्यान में आए कि यहाँ कुछ गलत काम चल रहा है,
तो वो लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत एक्चुअली ये मेरा विषय नहीं है, मैं स्वास्थ्य के विषय में काम करती हूँ, पर स्वास्थ्य के विषय में काम करते समय मैंने गढ़चिरौली के जो सेक्स वर्कर्स है, क्योंकि HIV एपिडेमिक जब आया तो उनके साथ में मैंने काम करना शुरू किया, और फर्स्ट HIV का स्टडी मैंने उनके साथ किया था। वो वैसे भी कई सारे मेरे पेशेंट्स थे, मेरे पास आती थी, तो तब मैंने उनका जीवन बहुत करीबी तरीके से देखा था कि किन मजबूरियों से ये लड़कियां इसमें आ जाती है और फंस जाती है, और वो चक्रव्यूह होता है। अंदर आना आसान होता है, बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। तो मुझे लगा कि पूरे भारत की नहीं, पर हमारे जिले की और हमारे पड़ोस का जो जिला है चंद्रपुर, वहां के भी कुछ लड़कियां थी, तो उनको मैं मदद कर सकी। उनके रिहेबिलिटेशन में मैंने मदद की, और उनमें से कई सारी लड़कियों की शादी भी हुई है, अभी बच्चे भी हुए हैं। तो मुझे मेरे पर्सनल तौर पे, क्योंकि कई लोगों को ये सब चीजें मालूम नहीं मेरे बारे में, पर ऐसा कहते हैं ना कि जब आप मरने का वक्त आता है तो आपके सामने आपके पूरे जीवन का चित्रपट जो है, फिल्म जो है, वो आपके आंखों के सामने आती है। हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, यहाँ ये करना चाहिए था पर मैं नहीं कर पाई। तो इस तरह का संदेह मन में कई बार गिल्टी लगता है कि अरे मैं कुछ कर सकती थी, मैंने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उन लड़कियों को मैं अभी भी देखती हूँ, उनके फैमिलीज को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि एक महिला होके मैंने महिलाओं की मदद मैं कर सकी। और दुख की बात है कि इस तरह के ट्रैफिकिंग में इतनी सारी महिलाएं इन्वॉल्व हैं, तो वो भी एक दुख की बात है। पर एक बहुत बड़ा लांछन हमारे महिलाओं पे है। तो इस तरह के मजबूरी में ना फंसे, और लड़कियों ने बहुत जागरूक होना चाहिए कि हम किसके साथ जा रहे हैं, बाहर जा रहे तो सचमुच हमें नौकरी मिलने वाली है क्या, 20-25 हजार हमारी जितनी पढ़ाई हुई है उससे मिलने वाले हैं क्या, उसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने मुझे 3 पूछा, तो तुरंत मुझे जो याद आया, ये 3 घटनाएं मैंने आपके सामने रखी हैं। थैंक यू सो मच रानी जी, आपने जो बताया उसे एक चीज शायद हम समझ पाए कि कुछ भी लाइफ में करना हो तो उसके लिए बहुत ताकत की, बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। आपने जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए, जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आई उसमें, सो दैट वाज, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात रही। कैसे आपने स्टैंड लिए और कहीं पे नहीं झुके आप। सो वो जो स्पिरिट है आपकी, उसके लिए तो शायद हम सैल्यूट करें आपको तो भी कम पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आगे आपको, आपने बताया तो सही इतनी सारी बातें, लेकिन एक चीज हमें आपसे पूछनी है कि आपकी लाइफ वैसे तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है रानी जी, लेकिन ये चीज हम जितने भी हमारे बच्चे हमारे कैंप्स में आते हैं या जितने भी बड़े लोग आते हैं उन सब से पूछते हैं, तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अभी तक आपकी जो लाइफ रही उसमें आपको पल बताना हो जो आपका सबसे खुशी का पल था लाइफ का, सिर्फ एक पल अगर आपको बताना हो आपकी पूरी लाइफ में से चूज करके, तो वो आप क्या बताएंगे? मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट। 2 मोमेंट बताऊंगी। एक Okay. क्योंकि दोनों भी यहाँ के आदिवासियों के साथ में जुड़ी हुई है, और बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, और टीम को सभी को बहुत एनकरेजिंग रहता है। पर मैं जब हॉस्पिटल में बैठी रहती हूँ और एक आधी बूढ़ी आदिवासी औरत मेरे लिए बेर लेके आती है कि मैडम, मुझे याद है एक श्यामलाबाई नाम की मेरी एक बहुत बूढ़ी औरत, बहुत अच्छी सहेली बन गई, और वो मेरे लिए बेर लेके आई, उसके घर के बेर चुन चुन के। और उसने मुझे कहा कि मैं सबसे पूछ रही थी तुम लोगों के घर वालों से और यहाँ हॉस्पिटल में, तो मुझे पता चला कि आपको बेर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बेर लेके आई, आप खाएगी क्या? उसे इतनी खुशी हुई कि मेरे लिए शाम को बाई
अपने घर के बेर लेके आए। और दूसरा कि यहाँ ट्राइबल कल्चर जो है उसमें उसको वो हाथ लावणी कहते हैं। मराठी में हाथ लावणी मीन्स अपना हाथ, अपने हाथ से मदद करना किसी की। तो यहाँ जब मैयत होती है, डेथ होती है घर में या शादी रहती है, तो जो लोग रिश्तेदार रहते हैं या जो पहचान के लोग रहते हैं गांव वाले, वो जब आते हैं तो अपने इससे वो लोग कोई नमक लाता है, कोई मिर्च लाता है, कोई बकरा लाता है, तो कोई तेल लाता है, तो वो कोई पैसा देता है। वो सब एक्सटेंडिंग द हेल्प। ओके, अकेले उस घर पे वो बोझा ना बने, इसलिए ये बहुत ही सुंदर कस्टम आदिवासी में है। और मुझे याद है कि हमारे दोनों लड़कों की शादी जब तय हुई और जिस दिन शादी थी उस दिन उसके पहले दिन, शादी के पहले दिन यहाँ आदिवासी तरीके से एक कार्यक्रम हुआ था। और उसमें गांव के इतने बूढ़े बाड़े आदिवासी लोग मेरे लिए, किसने मुट्ठी भर चावल लाया था, किसी ने 2 रुपए, 1 रुपया चिल्लर, किसी ने नमक लाया था, किसी ने मिर्ची लाई थी, कोई इमली लेके आया था, कोई सब्जी लेके आया। और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारे बच्चे हैं ना हमारे बच्चे हैं, और ये हमारी तरफ से तुमको हाथ लाओगे। वो पल, वो दिन और वो पल मैं कभी भी भूल नहीं सकती। इतनी खुशी मुझे हुई कि इन लोगों ने सच्चे तरीके से दिल से मुझे अपनाया है। क्योंकि जिनके साथ हम काम करते हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं कि उन लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया और इतना सम्मान दिया, और उनके जो तौर तरीके हैं उस तरह से उन्होंने अपने उनमें से एक मुझे माना और मुझे बुलाया। तो ये पल मैं कभी नहीं भूल सकती। और मुझे लगता है कि कोई भी अवार्ड इंटरनेशनल कितना भी बड़ा रहे, पर मेरे लिए इन लोगों का जो प्यार है और उन्होंने जिस तरीके से मुझे वो प्यार दिखाया, तो ये पल मैं कभी नहीं भूल सकती बेटा। थैंक यू, थैंक यू। यस, सो थैंक यू रानी जी। और आपने सच बोला है कि प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यानी हम जो सुख सुविधा की बात करते हैं, जो कंफर्ट की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमें इतनी खुशी नहीं देता है जब कोई हमारे लिए कुछ प्यार से करे। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ ये बात शेयर करी। और स्पेशली हम ये भी जान पाए कि हम अगर नक्सलाइट एरिया की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कैसा एरिया होगा, कैसे लोग होंगे, शायद बहुत वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा, शांति वाली चीज नहीं होगी। लेकिन आपके ये इंसिडेंट से हमें सीखने को मिला कि एक्चुअली वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही काइंड है, लविंग है, और शायद सिटी के लोगों से ज्यादा वो हमें प्यार बांटते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअली मैं कुछ बोलूं यहाँ? यस यस। हाँ, देखिए, बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि आदिवासी लोग, गुजरात में भी बहुत आदिवासी लोग हैं, भारत में कई स्टेट्स में आदिवासी लोग हैं, और आदिवासी लोग कम पढ़े हैं, गरीब है, अंधश्रद्धाएं भी उनमें काफी है। तो बाहर के लोगों को लगता है कि ये तो क्या बेवकूफ लोग हैं, हम सिविलाइज्ड है, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमको सब समझता है वगैरह वगैरह। पर जब से मैंने गढ़चिरौली जिले में 1985 से काम करना शुरू किया और मैं आदिवासियों के साथ में काम करती हूँ, तो उन्हें देखती हूँ तो मेरे मन में हमेशा सवाल उठता है कि कौन ज्यादा सुसंस्कृत, आदिवासी लोग या हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग। आदिवासी समाज में दहेज बिल्कुल नहीं है, इसलिए दहेज के लिए कुछ किसी बहू पे अत्याचार हो रहा है, उसे मार दिया जाता है, ये कभी भी नहीं होगा। दहेज नहीं है इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन करना और सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटस करना ये बिल्कुल नहीं है। लड़कियों को बहुत इज्जत मिलती है, बल्कि लड़कियों की शादी में लड़के वालों की तरफ से उन्हें दहेज मिलता है, क्योंकि वो तो लक्ष्मी वो इतना काम करती है।
दूसरा, आदिवासी समाज में लड़का और लड़की दोनों को आपस में अपना पार्टनर चुनने की उनको सुविधा है, उनको फ्रीडम है। तीसरी बात कि आदिवासी समाज में आपको ढूंढ के भी कहीं भिखारी नहीं मिलेगा, बेगर नहीं मिलेगा, उनमें ये आदत ही नहीं है। हम शहर के लोग, हमारे पास इतना रहता है, फिर भी हम हमेशा हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इतने स्वार्थी रहते हैं, मन तृप्त होता ही नहीं किसी चीज से। और आदिवासियों में वैसा नहीं दिखाई देगा। आदिवासियों में चोरी बिल्कुल नहीं होती है, चोरी नाम की चीज ही नहीं। आज शहरों में हमें हमारे बाजू के घर में भी जाना हो तो घर को ताला लगाना पड़ता है। आदिवासी समाज में चोरी होती नहीं, दिन भर वो लोग, देहात के लोग जंगल में रहते हैं, खेत में रहते हैं, पर कोई अपने घर को ताला लगाता नहीं है। आदिवासी समाज में कभी भी औरतों पे अत्याचार होते नहीं है, उनका विनय भंग होता नहीं है, सेक्सुअल अब्यूज होता नहीं है, रेप की घटनाएं होती नहीं है। अकेली आदिवासी लड़की या महिला अकेले जंगल में रात में भी जा सकती है, इतनी वो सुरक्षित है। आदिवासी समाज में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया है। कुछ भी गांव का निर्णय हो तो सब समूह, जो पूरा गांव का रहता है, कम्युनिटी, वो साथ में बैठ के निर्णय लेते हैं। और सबसे मजे की बात कि आदिवासी समाज में शाम को जनरली जब वो घर में रहते और खाना खाते हैं तो हमेशा देखते हैं कि मेरा जो नेबरर है, जो मेरे पड़ोस में रहता है, मेरा पड़ोसी, उसके पास खाने के लिए है या नहीं है। उसके पास खाने के लिए नहीं हो या कम हो तो ये लोग आपस में शेयरिंग करते हैं कि ये ले लो। तो ये कभी भी हमें शहरों में दिखाई देगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? संस्कृति किसे कहते हैं? प्रकृति के साथ में लोग रहे हैं तो प्रकृति के साथ में हमने अच्छे विचार और अच्छा काम किया तो उससे हमारी संस्कृति बनती है, नहीं तो विकृति बनती है ना। पर इन लोगों की एक अलग ही संस्कृति है और उसका सम्मान करना चाहिए। एक चीज मुझे और याद है, मैं बताती हूँ कि हम लोग जब यहाँ शुरू में आए और आदिवासियों के साथ काम शुरू करने के पहले करीब 1 साल हम लोगों ने यहाँ के 40, 45, 50 गांव के जो ट्राइबल लीडर्स रहते हैं, गांव के जो महिलाएं रहते हैं, जो ज्यादा जानकार महिलाएं रहते हैं, पुरुष रहते हैं, उनके साथ में हमने सीरीज ऑफ मीटिंग्स की। और जनरली आदिवासी गांव में मीटिंग जब होती है तो रात में होती है और फायर के इर्द गिर्द बैठ के होती है, डांस करके होती है। तो उस समय आदिवासी लोग हमें हंस हंस के एक बात बताते थे कि 1958 में, महाराष्ट्र स्टेट तब हुआ नहीं था, तो एक गवर्नमेंट का जीआर था और बंबई से निकला हुआ जीआर, और उसमें ऐसा लिखा था उस जीआर में कि महाराष्ट्र के, गुजरात के सब आदिवासी इलाकों में जो महुआ के पेड़ है वो पेड़ काट दिए जाए, क्योंकि महुआ के फूलों से आदिवासी लोग शराब बनाते हैं और वो पीते हैं, वो उनके सेहत के लिए हानिकारक होता है। और उसी जीआर में दूसरा पैराग्राफ था कि आदिवासी इलाके में जितने भी टोड़ नाम का पेड़, तो टोड़ के जितने भी पेड़ हो उसे, उसका संवर्धन किया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, और वो काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टोड़ से आदिवासी लोग खाने का तेल निकालते हैं और खाते हैं तो तबीयत के लिए अच्छे हैं। तो महुआ के पेड़ काट दो और टोड़ के पेड़ रखो, ऐसा वो जीआर था। और ये बता के ट्राइबल लोग बहुत हंसते थे। मैंने बाद में वेरीफाई भी किया था कि सचमुच ऐसा जीआर निकला था। क्यों हंसते थे? आपको हंसी नहीं आ रही है? इसका कारण ये है कि ये दोनों पेड़ एक ही पेड़ है, उसके फूलों को महुआ कहते हैं और उसके जो फल रहते हैं उसको टोड़ कहते हैं। अब बंबई में एसी चैम्बर में बैठ के किसी आईएएस ने, अधिकारी ने, पढ़े लिखे अधिकारी ने ये लिखा होगा जीआर। अब उस आदमी ने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कि ये पेड़ कौन सा है,
उसको सिर्फ इतना पता है कि महुआ से शराब निकलती है और तोड़ से क्या बोलते हैं तेल निकलता है। तो इसलिए हम ऐसी मूर्खता कर सकते हैं, पर ये लोग तो जिंदगी में जीवन अनुभव कर रहे हैं। और ये अनुभव के बाद में मुझे लगा कि, और बाद में भी जब मैंने अभी आप लोगों को कुछ चीजें बताई, आदिवासियों के साथ काम करते समय मेरे ध्यान में आया कि पढ़ना लिखना, लिटरेसी का और सयानेपन का, एजुकेशन का और विजडम का बिल्कुल संबंध नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत मूर्ख हो सकते हैं और बहुत ना पढ़े लोग भी बहुत समझदार हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने उसमें से सीखा है। और टाइम एंड अगेन वी सी दैट दे आर सो डिफरेंट एंड वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, नहीं, गलत है। हम जिन्हें गरीब समझते हैं, और ये गरीब लोग सिर्फ देहातों में नहीं है, शहरों में भी है, स्लम्स में रहते हैं, गरीब तबका है। हमको लगता है ये गंदे लोग हैं, इनको कुछ आता नहीं, ये वो सब नहीं। वो लोग गरीब होंगे पर उनका दिल बहुत बड़ा हो सकता है, उनका मन बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमें सबसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए और सबसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बेटा। आपने वापस जो बात बताई उससे मुझे दो बातें कनेक्ट हुई और जो शायद मुझे हम लोगों को सीखने को भी मिली। एक तो हम जैसे एजुकेशन बोलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम क्वालिफाइड है पर एजुकेटेड नहीं है, और वो Exactly. लोग शायद क्वालिफाइड नहीं है पर एजुकेटेड है। That's और true. दूसरी यस, और दूसरी चीज मुझे ये कलेक्ट हुआ कि जो गांधी जी का स्वराज का जो सपना था कि जिसमें हम डिसेंट्रलाइज करके सब अपने एरिया को ऐसा मॉडल बनाए कि ऑटोमेटिकली पूरा देश ऊपर आए। सो हमें अभी ऐसे ये सीखना चाहिए कि हमें उनका जो मॉडल है, जिस तरह से वो काम करे, वो अडॉप्ट करने की जरूरत है, उनके पास से सीखने की जरूरत है, ना ही कि हम उन्हें सिखाने जाए या उन्हें सुधारने जाए। सो थैंक यू सो मच।